हमें स्टांस रिक्वायर्ड होता है, या तो आपने उसको यस करना होता है या आपने उसको नो करना होता है। दूसरी बात यह है कि इट्स शुड बी वेरी वेरी कम्प्रिहेंसिव। बेटा ये बहुत ज्यादा कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए दूसरे ऐसे की तरह। यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि आपका एक एक पैराग्राफ आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मसलन अगर आपने 20 पैराग्राफ लिखे हैं तो तमाम के तमाम पैराग्राफ आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। लेकिन बेटे इसमें यूजुअली ये होता है कि ये उतनी कंप्रिहेंसिव नहीं होती, ये हार्डली 2 पेज पे जाएगी, वो तो 2 से प्लस होती है। और इसको हमेशा हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और याद रखें बेटे, इसकी जो हेडिंग्स बनती है ना, सिर्फ 4 बनती हैं। एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनती है, एक आपके स्टांस की बनती है, जो भी है आपने यस नो नहीं लिखना, बल्कि एक स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट बताएगी। उसके बाद बेटे आपने अपोनेंट का स्टांस लिखना है, और एंड पे आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। क्या आपका स्टांस आएगा, देन बेटे दूसरों का स्टांस आएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, आपका स्टांस होगा, अपोनेंट का स्टांस होगा, और एंड पे कंक्लूजन होगा। बुनियादी तौर पे बड़े आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होता है ना, इसमें 2 किस्म की आउटलाइन होती है। एक को हम हेडिंग आउटलाइन बोलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि हमेशा यूजुअली 4 हेडिंग्स बनी है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी, आपके स्टांस की हेडिंग होगी, कंक्लूड। और कभी कभार बेटे कुछ लोग जो है ना, वो सेंटेंसेस आउटलाइन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुछ लोग जो है बड़े, वो सेंटेंसेस आउटलाइन भी लिखते हैं। सो 2 किस्म की आउटलाइन होती है, हम एक को हेडिंग आउटलाइन बोलते हैं, दूसरी को हम सेंटेंसेस आउटलाइन। हेडिंग आउटलाइन जो होगी, मैं दोनों के एग्जांपल दिखाऊंगा। उसमें सबसे पहली बात मैंने कहा है कि 4 हेडिंग्स होंगी। अच्छा, आइडली बेटे होता यह है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में भी आपकी हर हेडिंग जो होगी ना, वो डिफरेंट फील्ड से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आपकी मसलन बड़े कंसेप्चुअल ऐसे लिख रहे हो, तो ये नहीं करोगे कि सारी की सारी, मसलन आप लिख रहे हो कि इस जेंडर इक्वलिटी में तो आप सब का सब कुरान एंड सुन्ना से नहीं, डिवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। और आपकी हर हेडिंग जो है बड़े वो डिफरेंट फील्ड से होनी चाहिए, ये फ्लॉलेस होनी चाहिए, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। और आपकी बड़े जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो बड़ी क्लास की होनी चाहिए। मैं आपको ना पहले सैंपल दिखाता हूं, और आपने उसके बाद खुद डिसाइड करना है कि इनमें से किस आउटलाइन ने आपको ज्यादा अपील किया और क्यों अपील किया है। ये 3 सैंपल हैं। आप इन तीनों के इंतहाई गौर से पढ़ेंगे, और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि बड़े किस सैंपल ने आपको ज्यादा अपील किया। रीड देम केयरफुली, बहुत गौर से पढ़ो। सबसे पहले जरा पहले सैंपल को पढ़ो, गौर से पढ़ना है आपने, एक एक लफ्ज को देखना है। मैं तीनों दिखूंगा, फिर आपने खुद ही फैसला करना है कि किसने आपको ज्यादा अपील किया है। ग्रीन टी लेना।
जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप मुझे बताएंगे। अब ये जो है ना, दिस इज सैंपल नंबर 2, बट ये सैंपल 2 है, अब इसको देखें। गौर से पढ़ें तमाम लोग। हाँ बड़ी, ये तीसरा है, जरा इसको देखें। हाँ बड़े, मैं इन तीनों को, आपका क्या ख्याल है, जरा मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन तीनों में से किस आउटलाइन ने आपको ज्यादा अपील किया है, क्या ख्याल है? जी सर, फर्स्ट ने। ठीक है। अब एक मिनट बेटे, पहली आउटलाइन जो है ये हेडिंग आउटलाइन है। हमने एक्सपोजिटरी ऐसे की तरह, ये ज्यादा बेहतर होता बेटे, यहाँ पे ए होता तो ज्यादा बेहतर होता। मैं अभी बना देता हूँ ये इसको ना हम अपने रियल फॉर्मेट में लेके आते हैं। अगर इसको अगर इसको बेटे देखें तो अगेन सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी इंट्रोडक्शन की, और उसके नीचे वही 3 आर्गुमेंट लिखे, पहला जर्नल, दूसरा स्पेसिफिक
और तीसरा थीसिस। दूसरा बड़े ये स्टॉन्स, हमने अपना स्टॉन्स लिया, यस नो में नहीं लिखेंगे बल्कि एक स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी। नीचे बड़े आर्गुमेंट लिखे और आर्गुमेंट्स के इवन सब आर्गुमेंट्स भी लिखे। जैसे कि हमने पहला लिखा, मेल डोमिनेंस इन सोसाइटीज मैनिफेस्ट द रियलिटी ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, लेस पार्टिसिपेशन इन यूएनओ, कल्चरल अटैचमेंट, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कंजर्वेटिव सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ द वुमेन। और उसके बाद बड़े हमने दूसरा पॉइंट लिखा, हम लिखा जेंडर इक्वलिटी इज अ फैक्ट। अब बड़े आउटलाइन के अंदर हम अपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन हम अपोनेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिजेक्ट नहीं करते। हमने पहला पॉइंट लिखा वुमेन इक्वलिटी इन वेस्ट। हमने दूसरा लिखा आर्टिकल नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट करते हैं, और वैसे भी जिस चीज की तादाद में कम हो तो वो यकीनी बात है अपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और एंड पे हमने कंक्लूजन लिखा। अब दूसरा ये, इसको ना बड़े हम हेडिंग आउटलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम हेडिंग आउटलाइन बोलते हैं। और ये आउटलाइन जो है ना, दिस इज नोन एज अ सेंटेंसेस आउटलाइन। बड़े इस आउटलाइन को ना हम सेंटेंसेस आउटलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस आउटलाइन को बड़े हम सेंटेंसेस, यहाँ पे हम कोई हेडिंग नहीं देंगे, हम सबसे पहला इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और जहां पे इसमें डियर हम इंट्रोडक्शन के सब पॉइंट्स नहीं देंगे 1 2 3, ये पहला पॉइंट लिखा। और इवन जो हमारी आर्गुमेंट्स होंगे उनके सब आर्गुमेंट्स भी नहीं लिखेंगे। लेकिन इसके लिए बड़े तीन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सेंटेंसेस आउटलाइन लिखते हैं ना, वो सेंटेंसेस शॉर्ट और कंसाइज होने चाहिए। शॉर्ट का मतलब ये है, कंसाइज का मतलब ये है कि बड़े मैक्सिमम सेंटेंस की तादाद जो है ना, या लेंथ 1.5 लाइन होनी चाहिए। कभी भी बड़े उसकी लेंथ जो है वो 1.5 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखो बड़े 3 3 लाइन के सेंटेंस लिखोगे ना, तो वो सेंटेंसेस मीनिंगलेस हो जाएंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मीनिंगलेस हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बड़े आपका हर सेंटेंस जो है ना वो इनोवेटिव होना चाहिए। यहां पे बड़े इनोवेटिव का मतलब ये है कि हर सेंटेंस का आगाज जो है ना वो दूसरे सेंटेंस से मुख्तलिफ होना चाहिए। ये ना हो कि बड़े हर सेंटेंस के हम शुरू में लिखे जेंडर इक्वलिटी इज डूइंग दिस वन, जेंडर इक्वलिटी इज डूइंग दिस वन। हर सेंटेंस बेटे दूसरे सेंटेंस से मुख्तलिफ होना चाहिए। और देखें ना, हमने लिखा बेटे मेल डोमिनेंस इन सोसाइटीज मैनिफेस्ट द रियलिटी ऑफ जेंडर इक्वलिटी। दूसरा, culture attachment reflect the male supremacy in many societies. Orthodox religious practices restrict women equality. Conservative social norms make women equality a distant dream. Economic dependence of women is still in illusion. Limited political participation by women convey the reality. Women equality can be seen in the Western culture. आप देखो बेटे, हर सेंटेंस जो है, मैंने कहा है कि अगर आप सेंटेंसेस आउटलाइन लिखेंगी, आप लिखेंगे शॉर्ट एंड कंसाइज होने चाहिए। आपका हर सेंटेंस बेटे इनोवेटिव होना चाहिए, दूसरे सेंटेंस से मुख्तलिफ होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि बेटे आपका हर जुमला जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर सेंटेंस जो है बेटे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना मतलब होना चाहिए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं बड़े, वो जुमले लिखते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। दे मस्ट बी द मीनिंगफुल। क्या होना चाहिए? हर सूरत में बड़े आपका हर जुमला ना मीनिंगफुल होना चाहिए। अब तीसरा बंदा जो है ना,
उसने लिखने बड़े सेंटेंसेस आउटलाइन लिखने की कोशिश की है, लेकिन अक्सर बड़े उसके जुमले जो है ना वो मीनिंगलेस हैं। अब देखें ना, दूसरा तीसरा पॉइंट जो है, कल्चर अटैचमेंट। क्या इसको पढ़ के आपको बड़े पता चल सकता है कि मतलब क्या है? आप इसको पढ़ के बड़े आपको कभी भी मतलब नहीं। सो लेकिन जब हम इसको हेडिंग के साथ पढ़ रहे थे तो बेटे इसका कोई ना कोई मतलब बन रहा था। जब आप इसको अकेला पढ़ेंगे तो बेटे इसका कोई भी किसी भी किस्म का कोई मतलब नहीं बनेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। सो मुझसे अगर आप पूछे ना, तो मैं आपको कहूंगा कि बेटे आइडियल जो है वो फॉर्मेट टू है, आइडियल। इससे पता चलता है कि यार इस बंदे को ना लैंग्वेज पे कितनी कमांड हासिल है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना सर रिकमेंडेड, बेटे मैं रिकमेंडेड इसको कहूंगा ये, क्योंकि बड़ा एक हारमोनियस बेस है, बड़ी हारमोनी है इसके अंदर, बहुत हारमोनी है इसके अंदर। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि सर आप एक ऐसी आउटलाइन बताएं जो कि रिकमेंडेड भी हो और जो कि आइडियल भी है, कि ये रिकमेंडेड भी है, ये आइडियल भी है, आप बेटे इस आउटलाइन को पढ़ो। ये इस आउटलाइन को मैं रिकमेंडेड भी बोलूंगा, इस आउटलाइन को मैं आइडियल भी बोलूंगा। पहले गौर से पढ़ें, मैं फिर मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि मैं क्यों इस आउटलाइन को आइडियल भी बोल रहा हूँ, रिकमेंड। पहले इसको गौर से पढ़ें, ये पहला पेज है, देन मैं आपको दूसरा पेज दिखाऊंगा। सर ये सेकंड आर्गुमेंट इसमें मैनिफेस्ट है के साथ एस आएगा या नहीं आएगा? किसके साथ? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मैनिफेस्ट होगा ना, ये इस वजह से मैनिफेस्ट। आएगा कि क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है ना, ये एक सिंगल फ्रेज है, ये दो अलग अलग लफ्ज नहीं है, ठीक है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है। ये पहला पेज है, फिर मैं दूसरा पेज भी आपको दिखाता हूँ। ये बड़े इसका दूसरा पेज है। ऊपर हेडिंग दी है और नीचे पहला आर्गुमेंट जो है, आप गौर से देखें, बड़े सेंटेंस में दिया है। किसमें दिया है? पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं हो रहा एग्जामिनर को आउटलाइन ऐसे पढ़ के कि नहीं, हम। एक मिनट, आउटलाइन को पहले पढ़ो, किसकी तादाद ज्यादा है।
सर जो हमारा पॉइंट है उसकी है ज्यादा, मतलब उससे क्लियर फेलियर ही हो गया ना, फेलियर की है। ये क्लियर हो गया कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है। उसको ये पता है कि जो तादाद में कम चीज होगी आगे बेटे क्रियासिटी बढ़ेगी, उसे भी पता होगा कि इसको जाके आगे ये रिजेक्ट करेगा। वो फिर क्रियासिटी होगी कि इसको जाके रिजेक्ट कैसे, जो चीज ज्यादा तादाद में होती है वो आपका स्टांस होता है। सर ये तो नहीं होगा कि वो आउटलाइन पढ़ के ही वो हो जाए कैसे होगा? कि जिस मुझे बताओ, एक बात आप रास्ते। 2 घंटे करते हो, एक 2 मिनट करते हो, तो फिर क्लियर नहीं हो जाएगा कि आपका स्टांस क्या है? जी सर। ठीक है, तो उससे बेटे नहीं होती, सर ये वैसे रूल अगर ही इसमें हम थोड़ा सा ये डाल दें रिजेक्शन के से रिलेटेड कुछ इसमें आउटलाइन हेडिंग में में। रिजेक्शन होती नहीं, अगर इधर ही रिजेक्ट कर लिया तो फिर इंट्रो में क्या करोगे? जी सर। जो बेटे चीज बाद में आती है और जिसकी तादाद कम होती है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। जी सर। ठीक हो गया? जी सर। आसिफ आप बताओ। सर ये इसको हम फिर ट्रांजिशन पैराग्राफ में रिजेक्ट करेंगे, बॉडी पैराग्राफ में जाके? इंट्रोडक्शन में तो हम रिजेक्ट करेंगे, कंक्लूजन में भी करेंगे। बेटे मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांजिशन तो आर्गुमेंटेटिव में होता ही नहीं है। जब आपका स्टांस खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद आप एक दो अपोनेंट के लिखते हो ना पैराग्राफ, जो हमने पढ़े थे। जी सर। जी जी तो जो सर। अपोनेंट का पैराग्राफ होता है बेटे उसके अंदर रिजेक्ट करते हो। ट्रांजिशन पैराग्राफ आर्गुमेंटेटिव में ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, ट्रांजिशन पैराग्राफ होता ही नहीं है। जी जी सर। ठीक ठीक ठीक। आप भी ऐसे थोड़ी सी ना बेटे आपने कोशिश करनी है। ये बड़ा रिकमेंडेड टॉपिक है 3। ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर देन ऑन कैंपस एजुकेशन। Parliamentary form of democracy does not suit Pakistan. क्या has Pakistan learned from past natural disaster? इन तीनों में से बड़े किसी एक का आपने इंट्रोडक्शन, सॉरी आउटलाइन लिखनी होगी। आपके पास 1 घंटा है, 7:30 तक आपने, सॉरी 9:30 तक ये सबमिट करवानी है। इवन यू कैन लीव द मीटिंग, अगर आप मीटिंग लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हो। सैयद साजिद हुसैन शाह। जी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा जी क्वेश्चन है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हमने अपोनेंट के स्ट्रॉन्स के बाद उसका एंटी थीसिस भी लिखना है? बेटे, ये इस पैराग्राफ में आप अपोनेंट की बात करते हैं, उस बात को आप रिजेक्ट भी करते हो, ये पीछे हमने सीखा था। बिल्कुल जी लिखना जी। है। ओके सर, थैंक यू। ये आउटलाइन में नहीं होता एंटीथेसिस, ये बॉडी पैराग्राफ के अंदर होता है। ज़ोहेब आप बताओ। वालेकुम सर। सर ये पूछना था कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म जो डेमोक्रेसी आपने दिया है, इसमें स्टांस नो में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दे पाकिस्तान सकते हो में तो बेटे, इस वक्त पार्लियामेंट। बिल्कुल आप कहो कि ये नहीं होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल होनी चाहिए। ठीक है सर। अदनान। सर ये थोड़ी सी समझ नहीं है कि अगर हम पहले अपना स्टांस दें फिर वो एंटी थीसिस दें, तो उसको इंट्रोडक्शन में उसी तरह रेफर कराना है या वो मतलब बेटे उसको, इंट्रोडक्शन में, आपने इंट्रोडक्शन की सॉरी क्लास नहीं ली थी? इंट्रोडक्शन नहीं, सॉरी आर्गुमेंट्स में। कौन से आर्गुमेंट्स, बॉडी में या किस जगह की बात आप कर रहे हो? आउटलाइन में जो आर्गुमेंट्स देते हैं ना सर हम, हाँ, तो तो पहले इसमें। जी। बेटे पहले आपका अपना स्टांस आएगा 10-15, फिर अपोनेंट का स्टांस आएगा 1 या 2 या 3। उनको रिजेक्ट नहीं करना, उनको इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ में जाकर रिजेक्ट करना है। क्लियर नहीं होगा सर। ये देखें, ये एक हैज डेमोक्रेसी फेयर टू डिलीवर इन पाकिस्तान नजर आ रहा है। जी सर। पहले आपका स्टांस हुआ, उसकी हेडिंग दे दी, देख ली। जी इसके सर। आर्गुमेंट्स लिखे आपने 9, 10, 11। ठीक है सर। इसके बाद आपने ये अपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि नहीं, ये कुछ जगह कामयाब भी है, और उसके हार्डली मिनिमम सर 1 होता है, मैक्सिमम 3 होते हैं। यहाँ पे इनको रिजेक्ट नहीं करते, आगे जाके बॉडी पैराग्राफ में इन बातों को रिजेक्ट कर देते हैं, सिंथेसिस कर देते हैं इसका। ठीक है सर। क्लियर हो गया या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? सर जब हम इसका लिखेंगे, इसका जब ऐसे लिखेंगे तो पहले जो इसी तरतीब से लिखेंगे, इसी मतलब पहले तरतीब से पहले। लिखेंगे अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ इस तरह तो नहीं होगा कि एक पैराग्राफ हमने पेपर में लिख दिया। भाई, इसी तरतीब से लिखोगे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा बताएं।
सर इंट्रोडक्शन के नीचे हम जो 3 पॉइंट्स लिखते हैं वो 1 to 3 में या ABC में किसी भी तरह से लिख सकते जी हैं। जी। और सर मुझे एक दफ़ा या प्राइमरी एक हेडिंग और मिनट, ज्यादा देखो बेटे, प्राइमरी हेडिंग वो होती है जो चीज आपसे पूछी जाए। मतलब मेरा टॉपिक हो काजेस ऑफ टेररिज्म, काजेस बेटे प्राइमरी हेडिंग है या असेंशियल हेडिंग है। इसी तरीके से आर्गुमेंटेटिव ऐसे में मेरा जो भी स्टांस होगा, चाहे यस होगा या नो होगा, मेरा जो भी स्टांस होगा वो प्राइमरी हेडिंग होगी। जी सर। सर एक्सपोजिटरी ऐसे की अगर हम बात करें तो उसमें प्राइमरी हेडिंग्स और या सेकेंडरी हेडिंग्स कौन सी ज़्यादा आनी चाहिए? बेटे जो चीज पूछी जाती है वो ज्यादा तादाद में होती है, प्राइमरी हेडिंग पूछी जाती है उनकी तादाद ज्यादा होती है। सर मेरे एक टेस्ट में आपने ऊपर हाईलाइट हाँ, मुझे करके टेस्ट लिखा भेजो, हुआ, मैं वो टेस्ट आपको भेजो, 22 में सवाल पूछो, मैं आपको बताऊंगा। सर। इकरा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वो मेरा एक जैसी जनरल क्वेश्चन है। कल मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया था, उसमें आपने बताया था आपकी बुक का 6th एडिशन आएगा। सर वो कब तक अवेलेबल होगा मार्केट में? इंशाल्लाह इस वीकेंड तक। ओके सर, थैंक यू। साजिद सर हुसैन। ये जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है इसमें जो स्टांस लिखने वाले का वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी यस में। ये आपकी मर्जी है बेटे, उससे एग्री करो, आपकी मर्जी है उससे लेकिन सर डिसएग्री सबसे करो। बेहतर क्या होगा, मैं एग्री करूं या डिसएग्री? दोनों बेहतर हैं। जो आपकी जिसकी तादाद, आप देखो ना, मैंने पीछे बताया था, जब बेटे ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना, दोनों साइडों को लिखोगे, यस भी लिखोगे, नो भी लिखोगे, जिसकी तादाद ज्यादा होगी वो आपका स्टांस होगा। ओके सर, थैंक्स। रहमान आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैंने आपसे ये कहना था कि मैंने जो मेरा टेस्ट हुआ है ना दूसरे ऐसे का एक्सपोजिटरी का, तो सर वो मैं उसमें मेरी मिस्टेक्स थी तो मैं उनको ठीक करके आपको दोबारा सेंड करूँगा। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मतलब अपनी। बिल्कुल कर सकते हो बेटे, ओके बिल्कुल कर सर, सकते ठीक है। हो। यस सर, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। आपने कितने बजे का टाइम दिया है सबमिट करवाने का?